हेलो बच्चों, आज कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को यानी कि विलेन को। और इसमें अब तक जो पढ़ चुके थे वो था अपना सांद्रता पद और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। और आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक आज विलेयता यानी कि सोलिबिलिटी है। तो सोलिबिलिटी स्टार्ट करते हैं यानी कि विलेयता। पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में विलेयता क्या होती है। तो विलेयता की डेफिनेशन देखते हैं। तो विलेयता क्या होती है, देखो कि जब एक निश्चित ताप पर जो भी क्या होती है विलायक की जो निश्चित मात्रा में एक क्या करते हैं, विलायक निश्चित मात्रा में कर दिया तो उसमें आप विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, विलेयता बोला जाता है। तो पहले इसकी क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा यानी कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ओके बच्चों, तो याद रखें कि विलेयता एक्चुअल में होती क्या है। ओके, अब देखो विलेयता को भी क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे कि जैसे कि इसमें क्या होता है, देखो कि इसमें दो केस पढ़ेंगे कि ठोसों की पहले क्या करेंगे, दर में विलेयता को पढ़ेंगे और लास्ट में सेकंड पढ़ेंगे इसमें गैसों के दर में विलेयता को। तो इसमें जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वो है ठोसों की दर में विलेयता। फर्स्ट इसमें ठोसों की दर में विलेयता। तो ठोसों की दर में विलेयता क्या होती है, पहले इसका क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम दर विलायक, क्या लेना है, 100 ग्राम दर विलायक में ठोस की ग्राम में मात्रा, किसकी, ठोस की, ठोस क्या रहेगा यहाँ पर, विलेय रहेगा। तो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम दर विलायक में ठोस की ग्राम में मात्रा, ये क्या कहलाती है, ठोसों की दर में विलेयता कहलाती है। मात्रा ही क्या कहलाती है, ठोसों की दरों में विलेयता कहलाती है। तो डेफिनेशन याद होना चाहिए बच्चों ये कि ठोसों की दर में विलेयता क्या होती है। उसके बाद में देखते हैं कि ठोसों की दर में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, देखो किसका देखना है इसमें, ठोसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो एक फंडा पड़ा हुआ है लाइक डिजोल लाइक, यानी समान को घोलता है। जिसकी कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक विलायकों में आसानी से घुलनशील होता है। कोई क्या होता है कि अगर कार्बनिक कंपाउंड यौगिक है तो कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुलनशील होता है। कोई ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलनशील होता है। कोई अध्रुवीय तो क्या होता है, अध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। ओके, तो इसी प्रकार से क्या होता है, देखो कि यहां पर पढ़ेंगे पहला जो कारक है यहां पर है विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति, देखो इसमें क्या पढ़ेंगे कि अगर विलेय कौन सा है, आयनिक है, तो आसानी से क्या होगा, वो आयनिक विलायकों में क्या होगा, आसानी से घुलनशील होगा। अब देखो आयनिक जितने भी क्या होते हैं कि पदार्थ होते हैं कि उनकी घुलनशीलता दो कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि एक तो या में से बहुत सा दो ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। एक तो जालक ऊर्जा होती है, दूसरी क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा होती है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है देखो यही है कि आयनिक ठोसों की विलेयता दो ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। दो ऊर्जाएं कौन कौन सी है,
पहला है चालक ऊर्जा यानी कि लेटाइस एनर्जी है, और दूसरी कौन सी होती है, जलयोजन ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, जलयोजन ऊर्जा यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी होती है। क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके बच्चों, अगर क्या होता है कि अगर लेटाइस एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता है, यानी क्या होता है, ये अविलेय रहता है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या है, लेटाइस एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या रहेगा, ये विलेय रहेगा। अरे बात समझिए, तो याद रखिए आयनिक ठोसों की विलेयता किस पर निर्भर करती है, दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करती है, लेटाइस एनर्जी और दूसरी कौन सी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अगर लेटाइस एनर्जी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो क्या होता है, वो आयनिक ठोस क्या रहता है, अविलेय रहेगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है किससे, लेटाइस एनर्जी से, तो क्या होगा, वो विलेय होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ भी होते हैं, कुछ अध्रुवीय विलायक, कुछ अध्रुवीय ठोस जैसे कि अध्रुवीय ठोस जैसे क्या होता है, I2 होता है और S8 होता है। यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं ये, घुलनशील होते हैं, क्योंकि बता चुके हैं लाइक डिजोल्व लाइक, क्योंकि अध्रुवीय किस में हो सकते हैं, अध्रुवीय विलायकों में आसानी से क्या हो सकते हैं, घुलनशील हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो क्या होते हैं कि कार्बनिक तो होते हैं, फिर भी क्या होते हैं, वो आसानी से जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो उसका रीजन एक ही होता है, H बॉन्डिंग की वजह से। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज लिया, शर्करा लिया, ठीक है, जैसे कि एथिल अल्कोहल भी क्या होता है, घुलता है, वैसे तो ये लिक्विड होता है एथिल अल्कोहल, ठीक है, ग्लूकोज है, शर्करा है, एथिल अल्कोहल है, साथ के साथ क्या होते हैं, ये कार्बनिक भी होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक भी होते हैं। ग्लूकोज, शर्करा, एथिल अल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि विलेय और विलायकों की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये ठोसों की जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके तो क्या होता है, आयनिक ठोसों की तो विलेयता क्या होती है, दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करती है, तो चालक ऊर्जा पर, दूसरी कौन सी होती है, जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। और ये याद रखें कि लेटाइस एनर्जी का वैल्यू क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा, तो इट मीन्स क्या होगा, वो अविलेय। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा है किससे, लेटाइस से, तो कौन सा होगा, वो विलेय होगा। उसके बाद में याद है कुछ अध्रुवीय ठोस होते हैं, जैसे कि I2 होता है, S2 होता है, क्या होता है, अध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होते हैं, ठीक है। जैसे कि अध्रुवीय विलायक कौन सा ले लिया, जैसे कि क्या ले लिया, CCl4 ले लिया, CS2 ले लिया। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो भी अध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, शर्करा और एथिल अल्कोहल, वैसे तो क्या होता है कि ठोस नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन क्या होता है, कार्बनिक होता है, फिर भी क्या होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, जल के अणुओं के साथ में क्या कर लेते हैं, H बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। विलेय व विलायक की प्रकृति के बाद में जो सेकंड फैक्टर है वो है दाब। क्या है, दाब यानी कि प्रेशर है। देखिए बच्चों, ठोस क्या होते हैं, एक कठोर होते हैं और क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि दाब बढ़ाने से ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर है दाब बढ़ाने से ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करेगी। ओके बच्चों, दूसरा इसमें जो थर्ड है वो है ताप। ओके बच्चों, ताप में भी अगर रिएक्शंस क्या होती है, दो प्रकार की होती है, उष्मा शोषीय या उष्मा
सेपीएम। अगर उष्मा शोष से अभिक्रियाएं हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होगा। अवशोषण होगा तो obvious सी बात है ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विलेयता भी बढ़ती है। लेकिन उष्मा सेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो विलेयता होती है क्या होती है, कम होती है। तो देखो ताप का भी जो इफेक्ट है इसमें भी क्या देखेंगे, पहले उष्मा शोषी अभिक्रियाओं पर देखेंगे। क्या देखेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रियाओं पर। तो उष्मा शोषी अभिक्रियाओं पर किस प्रकार से क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। देखो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहले देखते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रियाओं पर किस प्रकार से ताप का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, इनकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। क्यों होता है, देखो किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित होती है तो, उष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है। ओके बच्चों, तो ऐसे केस में जो उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है वहां पर तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। ओके, यानी कि यहाँ पर ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, विलेयता भी बढ़ती है। लेकिन ये केस जैसे इसमें एग्जांपल जैसे देख लो आप, जैसे कि आप क्या करोगे, NaCl को डालो। तो यहाँ पर कौन सा, जैसे NaCl को डालोगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण होगा तो अभी सी बात है क्या होगा, विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे Kc लिया है, HgNO3 लिया है, तो इस सबकी क्या होती है, विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ओके, इसी प्रकार जो सेकंड है, कौन सी रिएक्शन है, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। कौन सी है, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, सॉरी उष्मा सेपी अभिक्रियाएं। कौन सी है, उष्मा सेपी अभिक्रियाएं। तो देखो उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है कि जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित की जगह क्या हो जाएगी, यहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो ऐसे केस में तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, विलेयता क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर होता है किसी विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर, देखो इसके लिए डेल्टा एच तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। घोलने पर उष्मा उत्सर्जित होती है तो, उष्मा उत्सर्जित होती है तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके लिए क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो वहां पर तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, विलेयता क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या होगा, जैसे इसके लिए ले लो आप, जैसे कि कोई सॉलिड लिया आपने, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, जैसे कि वाटर के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, उत्सर्जित क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसके लिए क्या होगा कि तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी प्रकार जैसे NaOH को आप क्या करो, डिजोल्व करो। तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो सोलिबिलिटी का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। ओके, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, जो अपने टोसों को दर में जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक थे वो यहाँ पर अपने खत्म हो चुके हैं। पहला तो क्या था, विलेय और विलायक की प्रकृति थी। दूसरा क्या है, दाब का, दाब के द्वारा कोई प्रभावित नहीं होता है। ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है, अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। अगर उष्मा सेपी अभिक्रियाएं हैं तो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, विलेयता कम होती है। उसके बाद में एक और पॉइंट तुम्हें याद रखना है। पॉइंट क्या है, देखो एक तरह से नोट डाल के लिख सकते हैं आप। देखो एक होता है लवण होता है, इसका नाम होता है ग्लूबर लवण। क्या होता है, ग्लूबर लवण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2 होता है। क्या होता है, 10H2 होता है। ठीक है बच्चों,
एक क्या है लवण है, ग्लोबल लवण, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4 10H2 होता है। ठीक है, इसकी विलेयता क्या होता है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर कितना होता है 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसकी विलेयता वापस क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके लिए क्या स्पेशल है, देखो ग्लोबल लवण जिसका फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4 10H2 होता है, की विलेयता 22.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है। उसके बाद तापमान बढ़ाने पर विलेयता का मान कम होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे आपने क्या किया Na2SO4 10H2 किया, अगर इसको क्या करोगे आप 32.4 क्या दे दोगे, टेम्परेचर दे दोगे ना इससे ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता है इसमें जो इससे ज़्यादा कर दोगे तो क्या होता है इसमें ये जो 10H2 मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, किस फॉर्म में आ जाता है, डिहाइड्रेट फॉर्म में आ जाता है। इस वजह से क्या होता है इसकी विलेयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये इसके लिए क्या होता है संक्रमण ताप भी होता है, क्या होता है, संक्रमण ताप भी होता है। वापस ये क्या कर सकते हैं आप, इससे कम हो जाएगा तो वापस क्या होता है, क्या बन जाएगा Na2SO4 10H2 फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। गैसों के दर में विलेयता के बाद में टॉपिक के गैसों की दर में विलेयता, गैसों की दर में विलेयता। देखो गैसों की दर में विलेयता क्या होती है, देखो इसको गैसों के दर में विलेयता को एक वर्ड होता है अवशोषण गुणांक, उसके द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि गैसों की दर में विलेयता को, गैसों की दर में विलेयता को अवशोषण गुणांक इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, अल्फा के द्वारा, अवशोषण गुणांक के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, अब अवशोषण गुणांक होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले कि अवशोषण गुणांक एक्चुअली में होता क्या है, कि इस वजह से गैसों की विलेयता किस पर निर्भर करती है, अवशोषण गुणांक पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो अवशोषण गुणांक होता क्या है एक्चुअली, देखो अवशोषण गुणांक यानी कि अल्फा क्या होता है कि निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि 1 atm दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो याद रखिए अवशोषण गुणांक क्या होता है कि एक निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, किसी विलायक के इकाई आयतन में कितनी गैस घुली हुई है, उसी को क्या बोला जाता है, अवशोषण गुणांक बोला जाता है। और जितना ज़्यादा अवशोषण गुणांक का मान जितना ज़्यादा होता है, अवशोषण गुणांक बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। ओके बच्चों, तो अवशोषण गुणांक अगर डायरेक्ट वैल्यू दे दिया जाता है तो जिसका अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होता है उसकी विलेयता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी गैसों के दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
देखो इसमें डिफरेंट टाइप के कारक पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें भी पढ़ा था जब ठोसों को क्या कर दरों में क्या कर रहे थे, विलेयता का अध्ययन किया था, तो उसमें भी पहला देखा था विलेय और विलेय की प्रकृति देखा था, दाब देखा था, ताप देखा था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, डिफरेंट क्या होते हैं जो फैक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैसों के दरों में विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें भी जो फर्स्ट है वो है क्या है, गैसों की क्या है, प्रकृति है। क्या है, गैसों की प्रकृति है। अब गैसों की प्रकृति देखो किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखो इसमें देखो जो गैसें क्या होता है, आसानी से क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। उनकी विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो गैसें क्या होती है, आसानी से द्रवित नहीं होती, उनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो इसमें यही पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है। देखो इसमें भी जो गैसें आसानी से आयनित या द्रवित हो जाती है, आयनित हो जाती है तथा विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है, तो वह गैसें अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती है। ओके बच्चों, तो जो गैसें क्या होती है, आसानी से आयनित हो जाती हैं तथा जो क्या करती है, विभिन्न प्रकार की जैसे कि रिएक्शंस कर लेती है वाटर के साथ में, तो आसानी से क्या हो कर लेती है, उनकी घुलनशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि NH3 गैस है, CO2 गैसेस हैं। ओके, जैसे NH3 CO2 गैसेस है, तो इनकी विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि आसानी से क्या हो सकती है, आयनित हो जाती है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखो इसमें सेकंड पॉइंट है कि जो गैसें क्या होती है, आसानी से क्या नहीं होती, आयनित नहीं होती हैं। जो गैसें आसानी से आयनित नहीं होती हैं, आयनित नहीं होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं, वह गैसें या उन गैसों की विलेयता क्या होती है, कम होती हैं तथा यह गैसें स्थायी गैसें होती हैं। कौन सी होती है, स्थायी गैसें होती हैं। कौन सी होती है बेटा, स्थायी गैसें होती हैं। स्थायी गैसें का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि N2 गैसेस है, O2 गैसेस है, H2 गैसेस, तो ऐसी गैसें क्या होती है, स्टेबल होती है, तो आसानी से क्या होती है, रिएक्शंस नहीं करती हैं। लेकिन जैसे NH3 है, CO2 गैस है, तो आसानी से क्या कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है। जैसे कि NH3 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर सकता है, देखो यहाँ से NH4OH का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप की क्या बनाती है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो गैसें क्या होती है, आसानी से आयनित नहीं होती हैं, तो क्या करती है, विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण भी नहीं करेगी, और यौगिकों का निर्माण नहीं करेगी तो इनकी विलेयता भी क्या होती है, कम होती है। और ऐसे गैसें क्या होती है, स्थायी गैसों की क्या होती है, कैटेगरी में आती है। ओके बच्चा, तो ये तो अपना जो फर्स्ट फैक्टर था, यानी फर्स्ट प्रभावित करने वाला कारक था गैसों की प्रकृति। उसके बाद में दूसरा है ताप का प्रभाव। देखो ताप का प्रभाव किस प्रकार से होता है कि देखो जो गैसें क्या होती है, द्रव में विलय होती हैं, तो वहां से क्या निकलती है, देखो उष्मा निकलती है। यानी कि जो गैसों के द्रव में विलेयता होती है, उनकी प्रकृति किस टाइप की रिएक्शंस होती है, उष्मा से भी प्रकार की रिएक्शंस होती है। तो इस वजह से क्या होता है, तापमान बढ़ाने के साथ साथ विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो इसमें यही पॉइंट है कि गैसों की द्रव में विलेयता
ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है और ऊष्माक्षेपी भी क्रियाओं में क्या होता है, देखो हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए क्या होता है, तापमान बढ़ाना क्या होता है, सुटेबल नहीं होता, लासातले के नियम के अनुसार प्रक्रम होता है। इस कारण से ताप बढ़ाने से विलेयता क्या होती है, कम होती है। ओके बच्चों, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर दो गैस ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या होता है, उल्टा चलता है। देखो एक तो होता है H2 और एक हीलियम होता है। क्या होता है, H2 और हीलियम होता है। ये एक तरह से मानो अपवाद मान लो आप, क्या मानोगे, अपवाद। कि एक तो होता है हाइड्रोजन, दूसरी कौन सी गैस होती है, हीलियम होती है। यहाँ पर क्या होता है, ऊष्माक्षेपी ना होकर ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। क्या होती है, इनके केस में अवशोषित होती है। अगर अवशोषित होगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर तापमान बढ़ाने से क्या होगा, विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो दोनों गैसों को याद रखिए बेटा कि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसें हैं, जब आप जैसे कि वाटर के अंदर डालते हो तो यहाँ से क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है। जबकि अधिकतर गैसों में क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम में क्या होती है, अवशोषित होती है। इट मीन्स कौन सी रिएक्शंस होगी, है उसमें शोषी रिएक्शंस होगी। तो इनके लिए क्या होता है, लासातले के नियम के अनुसार टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ विलेयता भी क्या होती है, कम होती है। ओके बच्चों, उसके बाद में थर्ड है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, देखो विलायक की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर कोई गैसें हैं, कोई ध्रुवीय गैसें हैं, तो ध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, अधिक घुलनशील होगी। अध्रुवीय विलायकों में, अगर अध्रुवीय गैसें हैं तो अध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, अधिक घुलनशील होती है। तो ये फंडा है यहाँ पर भी कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है। इसी प्रकार अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। तो यहाँ पर वही पार्ट है अपने पास में, लाइक डिजोल लाइक। अगर जो गैसें क्या है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, अधिक घुलनशील होगी। ओके, और अध्रुवीय गैसें क्या होती है, अध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, अधिक घुलनशील होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि लिया मैंने कि HCl लिया, क्या लिया, HCl। HCl क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और किस फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में भी मिलता है। तो HCl गैस, जैसे बेंजीन लिया, बेंजीन क्या होता है, अध्रुवीय है, जबकि HCl क्या होता है, ध्रुवीय है। तो बेंजीन में क्या होती है, कम घुलनशील होती है, कम घुलनशील होती है। लेकिन अगर इसको किस में डालोगे, जल के अंदर घोलोगे, तो आसानी से इसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि जल में HCl की घुलनशीलता अधिक होती है। तो बेटा यहाँ पर देखो कितने फैक्टर हो चुके हैं, गैसों के दर में विलेयता के 3 फैक्टर हो चुके हैं। पहला था गैसों की प्रकृति, दूसरा था ताप का प्रभाव, तीसरा था विलायक की प्रकृति। इसके बाद में जो फोर्थ रहेगा वो क्या रहेगा, दाब का प्रभाव रहेगा, और उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।